Okay, good evening, everyone. Myself, Dr. Mansi Patil from Kolhapur. I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF to this wonderful series of learning Guruji Ke Saath Guruvar that we started on 2nd June 2022. So friends, this is our 57th lecture. So first, I would like to welcome our Guruji, Dr. Liaquat Namole sir, who invented this or organized this platform for us homeopath to discover all the dimensions of homeopathy. So welcome, sir. And I would like to welcome today's speaker, the vibrant personality, as she says, Nami Kafi hai, Dr. Pramila Nehra madam from Ludhiana, Punjab. So a little introduction about madam. So madam has completed her medical college from Lord Mahavira Homeopathic Medical College, Ludhiana. She is practicing since last 25 to 26 years now, and she is a founder and a president of the group that is DARE. She is working in a she was working in an allopathic hospital as a homeopathic consultant. So firstly, she was working in Raghunath Hospital, and recently she is working in Durga Mandir Hospital, Ludhiana. She runs her own homeopathic clinic, that is Nehra Homeo Clinic as well. So friends, Dr. Pramila madam has a specialty in pathological cases. So we are blessed to have her today as our speaker to learn, as I said, a new dimension in homeopathy. So what is the need of pathology in homeopathy? So let us welcome Pramila Nehra madam with a huge round of applause. Welcome, madam. Over to you. Welcome. Mansi, you forgot one thing, beta. Yes, sir. Pramila is my sister. You forgot one Yeah. thing. And a very darling sister. And the only girl who can scold me. थैंक यू मानसी, थैंक यू लियाकत भाई। शुरू कर पुत्र। मस्त है काफी मंथ हो गए हैं तो मानसी के कॉल्स आते थे तो मुझे लगता था कि मैं कैसे होल्ड करूंगी, क्योंकि एक माइंड पैटर्न के साथ एक पैथोलॉजीज को समझाना या बताना बहुत डिफिकल्ट लगता था मुझे। तो आज भी वही सेम वही लगता है कि कैसे मतलब वो मैच कैसे करनी है एनर्जी ना दोनों ने, एक माइंड और एक फिजिकल बॉडी ने। तो कोशिश करूंगी, कोशिश सफल होती है आज। हम लोग जो है ना, हम सारे पैथोलॉजिकल हैं, तो कोई टेंशन नहीं ले। ओके नहीं, लेकिन आप लोगों का बेस समझने का ना, मरीज को माइंड वाला है, आप मरीज को समझते हो दिमाग से ना, हम लोग थोड़ा अलग, थोड़ा क्या मुझे लगता है बहुत अलग, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता माइंड, तो मुझे लगता है आपको समझ नहीं आती होंगी मैं। नहीं, हम लोग एक ही माँ के बच्चे हैं। चलो तो पहली माँ के बच्चे। कोई नहीं, चलो ठीक है। माँ इज माँ। स्टार्ट करते हुए मैं सिर्फ ये कहूंगी कि हम होम्योपैथ्स ना अलग अलग मेथड्स रखते हैं, जैसे कोई माइंड के, कोई फिजिकल, कोई सैगल, कोई संकरण, कोई थेरापेटिक्स, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। मुझे लगता है कि हमको पता होना चाहिए कि ये मेथड है, इससे भी मरीज ठीक होते हैं। एक लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं कि मैं ही बेस्ट हूँ या मुझे जो मेथड पता है या मैं जिसमें मास्टर हूँ उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, वो दैट इज वेरी रॉन्ग। तो दूसरे मेथड्स को देखना, वो विजन उसको देना, वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं मुझे ऐसे लगता है कि जो हम नहीं कर पाते, एक माइंड वाला बहुत अच्छे से कर लेता है, या माइंड नहीं कर पाते जो हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। अगर हमें पता होगा कि ये भी एक रास्ता है, उस रास्ते पे नहीं जाना आता होगा, एटलीस्ट हम जो उस रास्ते को जानता है उससे पूछ तो सकते हैं, एक आइडियाज दे सकते हैं उससे ना, कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो मानसी, वो छोटे बेबी वाली एक पिक्चर शेयर करना जरा बेटा। क्लिनिक पे बैठते हुए मुझे लगता है कि हमको ना, ये पिक्चर मैं हमेशा बच्चों को बताती हूँ कि हमें ऐसे दिखना चाहिए। मानसी, शो करोगे बेटा? हाँ मैम, एक मिनट है। वो ये एक छोटा बेबी देखो,
ये बैटिंग कर रहा है और इसकी हालत देखो, ना कपड़े हैं ना हेलमेट, कुछ भी नहीं है, पैड्स ग्लव्स कुछ भी नहीं है इसका ना। तो अगर हम केस लेते हुए ऐसे बैठते हैं ऐसे रहते हैं, तो उसके बाद और एक कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं बैटिंग अच्छे से कर रहा हूँ, वो बच्चे के अगर हम जेस्चर्स देखें तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है। तो अगर हम भी केस लेते हैं और उसके बाद अगर हम डिसाइड करें कि हाँ हमको ये क्या करना है, इससे डील कैसे करना है, तो वो ज्यादा बेहतर है। तो पैथोलॉजी आज का जैसे हमारा टॉपिक है कि पैथोलॉजी की जरूरत क्यों होती है, तो मैं कुछ केसेस भी अपने शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कि कुछ केसेस क्यों हमें पैथोलॉजी को समझने की जरूरत पड़ती है। जैसे वन साइडेड डिजीजेज हैं जिसमें माइंड होता ही नहीं है, या फिर होता है तो इतना कॉमन माइंड आता है। जैसे कैंसर के पेशेंट में हम देखते हैं कि हर मरीज को होता है कि मैं जिंदा रहूं, अपनी फैमिली में रहूं, मैं खुश रहूं। किसको नहीं लगता कि मुझे जिंदा रहना है, खुश नहीं रहना, तो वो कॉमन है। मुझे पेन नहीं होना चाहिए, क्या उसमें हम माइंड लेंगे ना। तो उसके फिजिकल सिम्टम्स भी वही सेम, पेन ये वो सब कुछ सेम। तो उसमें हमें पिक क्या करना है, ऑर्गन एफिनिटी, जहां पे वो ऑर्गन इन्वॉल्व है, और उसकी पैथोलॉजी कि वो डेवलप कैसे हुई, उसका रूट क्या है डिजीज का, और कौन से लेवल पर है। बस ये चीजें देखनी है। और उसके साथ मेडिसिन को हमने कैसे मैच करना है, सिमलिमम कैसे करना है, कि मेडिसिन का वही देखना है कि मेडिसिन कौन से ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट करेगी, मतलब ऑर्गन एफिनिटी क्या है मेडिसिन की भी, उसका वर्क कहाँ पे करती होगी मेडिसिन सबसे ज्यादा। और जो डिजीज है, जो डिजीज का फेस बाहर आ रहा है, जो स्टेट बाहर आ रही है उस समय की, क्या वो मेडिसिन उस स्टेट को, उस डिजीज की उस स्टेट को भी कवर करेगी या नहीं करेगी। ये इसका सिमलिमम जो हम मैच करते हैं मरीज का और मेडिसिन का। तो कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगी। मेरे पास जर्नल में मैंने एक बहुत साल पहले ना एक बच्चों का हमारा एक इशू निकला था, तो उसमें एक छोटे बेबी का केस शेयर करा था। कोई बच्चा होगा 7-8 साल का, तो उसको उसके दादू के साथ आया। तो दे कंप्लेंट के बच्चा यूरिन में ना जब शुशु करता है तो लास्ट में कुछ ड्रॉप्स ब्लड के आते हैं। तो बड़ा ये डिफिकल्ट था कि जब वो शुशु करता है यूरिन में कोई ब्लड नहीं आता है, जब वो पास आउट कर लेता है कंप्लीट, देन 1 or 2 ड्रॉप्स ऑन एवरी टाइम। उसका ये प्रॉब्लम था। तो बच्चे को पूछा मैंने कि बेटा आपको कोई पेन होता हो या कोई चोट लगी हो। तो हम क्या देखते हैं, अगर ब्लड आता है तो किडनी स्टोन हो सकता है, कोई यूटीआई का इशू आ सकता है। और जब हमने उसका रूटीन यूरिन कराया उसमें फुल स्ट्रीम इसका आया, पस का आया, कोई भी आबसी का एक भी सेल नहीं आ रहा। फिर से उसकी हमने केस लिया तो बच्चे ने बताया कि कुछ दिन पहले क्रिकेट खेल रहे थे तो बॉल लगी मुझे, और मैंने घर नहीं बताया था कि मम्मा गुस्से होएगी, लेकिन शांति आंटी से पूछ लो, मैं सही बोल रहा हूँ कि मुझे वो लास्ट में 1 या 2 ड्रॉप ब्लड के आते हैं। शांति आंटी उनकी मेड थी उस बेबी की ना। तो जब उनसे बात हुई तो उसने भी यही कंप्लेंट के यूरिन पास आउट करता है, सब कुछ ठीक है, कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन लास्ट का 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप ब्लड के आते हैं। ब्लड थिक रहता है लेकिन ब्लड होता है। तो हम जैसे हमने यूटीआई उसका देखा कि इतना ज्यादा उसका पस या फुल स्ट्रीम आ रहा है, तो मेडिसिन ऑब्वियसली हम ये देखते हैं कि पस बहुत ज्यादा होती है तो बर्निंग नहीं होगी, शायद इचिंग नहीं होगी, कैंथेरिस। तो आफ्टर 3 or 4 days फिर चेक करवाया तो वापस फिर सेम रिपोर्ट। उसके बाद 3-4 दिन फिर से वही रिपोर्ट। चोट लगी थी तो आदि का भी यूज करा, तो लेकिन वो विद इन 7 or 8 days रिपोर्ट्स फिर वही की वही खड़ी है, फिर वही ब्लड आना, फिर वही सब कुछ, तो नहीं सही हो रहा था। तो मेरे टीचर हैं डॉक्टर रविंद्र कोचर, तो उनसे बात हुई कि सर ऐसे एक बेबी आ रहा है तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो सर ने तब गाइड करा कि तुम्हारा विजन गल जा रहा है, तुम यूटीआई पे अटकी हो, ये नहीं देख रहे हो कि वो यूटीआई अलग चीज है। बच्चा क्या बोल रहा है, वो अलग एक स्टोरी बता रहा है। वो कह रहा है कि मुझे चोट लगी थी, चोट लगी, वहां पे जख्म हुआ, अंदर एब्सेस बना है, अब वो एब्सेस लीक कर रहा है, मतलब वो पस आ रही है और साथ में ब्लड आ रही है। और जब एब्सेस की वो स्टेज आती है जब पस और ब्लड साथ में आता है, तो उसमें पहले पस निकलती है बाद में ब्लड। अगर आप एब्सेसिस की पैथोलॉजी में देखोगे, पहले क्या होता है, एक हार्ड नॉट आता है ना, बिल्कुल हार्ड सा, हम हाथ टच करके देखोगे हार्ड होता है, उसके बाद वो रेडनेस आती है, टेंडर हो जाता है, फिर उसमें पस फॉर्मेशन होती है। तो ऐसे उसके एब्सेस के अंदर ना एक छटपटाहट सी रहती है, पेन हल्का हल्का रहना हर समय, तो वो उसके बाद वो टेंडरनेस और बढ़ती है। फिर अगर हम उसको दबा डालें तो
अगर वो उसमें पियर्स कर दें कुछ तो क्या आएगा, पस आएगी, साथ में ब्लड। लेकिन लास्ट में पस पूरी तरह बन जाती है जिसमें ब्लड खत्म हो जाता है और सिर्फ पस पूज होती है। तो ये एब्सेस की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस थी और वो बच्चा सेकेंड लास्ट स्टेज पे था हमारे पास जिसमें पस पहले आ रही थी। और जब भी हम यूरिन कलेक्ट करते हैं रूटीन यूरिन में, तो हम क्या कर रहे हैं, मिड स्ट्रीम यूरिन लेते हैं। हम कभी ऐसे नहीं करते कि पहले वाला यूरिन ले लिया या लास्ट वाला, हम बोलते हैं पेशेंट को मिड स्ट्रीम आपने लेना है। तो जब वो यूरिन कलेक्ट कर रहे थे तो क्या आ रहा था उसमें, पस। लास्ट वाला पार्ट वो नहीं कलेक्ट कर रहे थे तो ब्लड आने का कोई मतलब नहीं था। तो अगर हम एब्सेस की स्टेजेस डिफरेंट डिफरेंट देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पैथोलॉजिकल हम मेडिसिन की स्टेजेस देखते हैं, तो उस स्टेज पर क्या आ रहा था, कल्केरिया सल्फ। अगर कल्केरिया सल्फ में आप देखोगे उसमें क्या है कि एब्सेस पस के साथ ब्लड आना, वो वाली स्टेज को रिकवर करती थी। देन गिवन कल्केरिया सल्फ इन 30 पोटेंसी, कुछ 3 या 4 दिन बाद उसका वो पस डाउन हुआ और धीरे धीरे ब्लड आना बंद हो गया। तो ये नीड थी पैथोलॉजी को समझने की, जिसमें मुझे लगता है कि जिसमें उसका कोई सिम्टम नहीं था। मुझे नहीं लग रहा था कि इसमें शायद हम कोई और रास्ता ढूंढ सकते थे इस बच्चे को ठीक करने का। अगर लियाकत भाई को लगता है, भाई आपको लगता है कि इसमें कुछ और माइंड में से या कैसे निकल सकता था, तो प्लीज गाइड मी। नहीं नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। है ना, तो हमें पैथोलॉजी की यहाँ पे ये नीड मुझे लगी कि हमें ये सब्जेक्ट पता होना चाहिए था जिसमें हम बच्चे को बिल्कुल। रिकवर कर सकते थे। अब अगर हम ये देखते हैं कि ये रिकवरी ना होती तो क्या होता, तो एब्सेस लास्ट उसमें जाता, क्या आता, सिर्फ पस आती और वो ऊज कर जाती और अंदर से स्किन खराब होती। तो क्या होता, कोई ना कोई अंदर जख्म रहता जिसमें पैथोलॉजी और डेवलप होती, कुछ भी बनता आगे, गॉड नोज के वो कौन सी पैथोलॉजी हमारे पास लेके आता। तो यहाँ मुझे ये पैथोलॉजी की नीड लगी। नेक्स्ट केस, मानसी आप डालना जरा उसका, हाँ आप शेयर करोगे कि मैं ही करूंगी बेटू? हाँ करते हैं। मानसी, हाँ मैम करती हूँ। नेक्स्ट केस में कौन सा कर रही हो तुम, ड्यूडेनल का? हाँ हाँ, 1 मिनट देखती हूँ कौन सा। इनकी रिपोर्ट्स देखना, जो फर्स्ट रिपोर्ट है वही देना बेबी, या तीनों रिपोर्ट साथ में करो फिर मैं देखती हूँ। नेक्स्ट केस में शेयर कर रही दिख हूँ, रहा ये है पेशेंट। स्क्रीन? हाँ हाँ मुझे दिख रही है, लेकिन तुम करो फर्स्ट वाला हाँ, दिख इसका रही है, करना। दिख रही है। डेट देख लेना, 2019 की रिपोर्ट है ये, काफी साल पुराना केस है ये कोविड का। कोविड से पहले का, 2019 ना, उसका कोविड से पहले का है। और ये पेशेंट कनाडा से आते रहते थे। तो इनको प्रॉब्लम क्या थी, एसिडिटी की। तो काफी एसिडिटी रहती थी, जैसे जलन होना, एपिगैस्ट्रियम में हम कहते हैं, जैसे एसिड के जो सिम्टम्स आते हैं। और ये बर्निंग रहना, नोजिया रहना, हजम ना होना खाना, तो ये कॉमन सिम्टम्स ऑलवेज के मेरे को एसिड एसिड बनता है। और हम भी क्या समझते हैं कि एसिड बन रहा है तो क्या होगा, आपका डाइजेशन वीक है, आपको खाना हजम नहीं हो रहा, आपकी बॉडी एक्टिविटी कम है, एक्सरसाइजेस नहीं करते होंगे, आप बाहर का खाना खाते होंगे। तो जब भी वो आती थी 3-4 महीने के लिए, तो एसिड की मेडिसिन ये चलती। लेकिन जब हम दवाई देते थे तो केस रिलैप्स होके वापस आता था। तो मेडिसिन भी वही के उनको एसिड बन रहा है और साथ में नोजिया वॉमिटिंग साथ में है। तो आयरस वर अगर आप बोरिक से पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है, आयरस वर इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर दीज सिम्टम्स, कि अगर आपको एसिड बन रहा है और विद नोजिया है, हेडेक भी रही, तो वो ठीक हो जाने होना उन्होंने, और वापस बैक टू मी के वापस हो गया। और हम काफी समझदार डॉक्टर होते हैं, तो मरीज का ही ना वो निकालते हैं कि नहीं, आप में ही गलती है, आपने खाना ठीक से नहीं खाया होगा, आप मसाले खाते हो यहाँ के, या आप वहां जाके मसाले खाते हो क्योंकि वी आर इंडियंस, आप पंजाबी हो तो तला हुआ खाते होंगे, बाहर खाना खाते हो, तो वो आपको हो रहा है, क्योंकि हमारी मेडिसिन से तो आप ठीक हो रहे हो ना। तो ये
जो सर्कल है ये चलता रहा, कोई 7-8-9 महीने ये चलता रहा। फिर मुझे लगा कि ये बार बार और मैंने वेट उनका लूज होते देखा कि नहीं यार, इसके साथ साथ उनको बाकी भी कंप्लेंट्स आ रही हैं, वो टायर्ड रह रही हैं, उनकी टंग जो है उसमें इश्यूज आ रहे हैं, और ये माउथ कॉर्नर्स, ये भी अगर तुम लोग पढ़ोगे ना एसिडिटी के बारे में, तो ये कॉमन सिम्टम्स है कि आपका अगर डाइजेशन वीक है, आपका टंग का कलर जैसे चेंज होता है, व्हाइट कोटेड हो जाना, येलो कोटेड हो जाना, है ना, या ये माउथ कॉर्नर्स हमारे खराब हो जाने, एफटी हमें माउथ अल्सर्स हो जाने, ये कॉमन सिम्टम है हमारे। तो वही कॉमन सिम्टम्स के चक्कर में हम दवाई देते थे आयरसवर और नेक्ट्रम फॉस इन 6x, लेकिन केस हमारे पास रिलैप्स हो गया था। 7-8 महीने बाद मुझे लगा कि नहीं, इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए। तो जब इन्वेस्टिगेशंस उनकी करवाई, तो मानसी रिपोर्ट दिखाओगे बेटा? आ रही है तुमसे कि मैं ही करूं ऐसे ही? जी मैम, यही वाली है ना? हाँ जी, हाँ जी। अब रिपोर्ट ध्यान से देखो, जब हमने ये 2019 में रिपोर्ट करवाई तो इसमें एडिनोकार्सिनोमा आया। आई सरप्राइज्ड कि उनको कोई भी हैमरेज नहीं था, कुछ नहीं था, एचबी वाज वेरी ओके, प्लेटलेट काउंट बहुत अच्छा था, बीपी बहुत अच्छा था, पल्स रेट उनका अच्छा था, सारे जितने उनके नॉर्मल आने चाहिए थे बाकी के टेस्ट वो सारे सही आ रहे थे। सिर्फ एलएफटी में थोड़ा सा इशू था, ओटीपीटी और एल्केलाइन फास्फेट्स, वो भी इतना नहीं था कि हम सोच सके कि ये सीए की तरफ को केस जा रहा है। नेक्स्ट रिपोर्ट दिखाना बेटा। ये 2 महीने के बाद की एक रिपोर्ट और है हमारे पास। बेटा दूसरी रिपोर्ट दिखाना। हाँ, निकाला है दूसरी, यही है ना? मैं देखती हूँ कौन सी। अगर देखोगे तो ये बायोप्सी की रिपोर्ट आई थिंक है ना। इसमें भी उन्होंने कंफर्म करा, इसके बाद हमने उनकी मेडिसिन देखनी शुरू करी कि हम क्या दे सकते हैं। तो जब हमें एडिनोकार्सिनोमा लगा और सिम्टम्स मैच करे, तो आप एक बार बोरिक खोलेंगे और उसमें से ऑर्निथोगैलम आप एक बार मेडिसिन पढ़ के देखना। सॉरी, ऑर्निथोगैलम नहीं है, कंडूरेंगो। बोरिक में से कंडूरेंगो आप पढ़ोगे तो उसमें आता है कि स्टोमक का अल्सरेशन है और स्टोमक का आपका कैंसर है। तो कंजूरेंगो से कुछ कुछ चीजें उनकी रिकवर होने लगी। लेकिन एक रिपोर्ट 2020 की आई थिंक फिर से दिखाना है, एक और थर्ड रिपोर्ट। ये 2021 हाँ की है। बिल्कुल, हाँ जी। ये रिपोर्ट अगर आप देखते हो तो इसमें उन्होंने ड्यूडेनल कैंसर का बताया है। मर्फी इज द वेरी बेस्ट बुक। अगर आप उसका मटीरिया पढ़ेंगे या फिर आप उसकी रिपोर्टरी देखेंगे, उसमें डिजीजेस चैप्टर निकालिए, कैंसर में जाइए और ड्यूडेनल कैंसर अगर आप फाइंड आउट करते हो तो मेडिसिन सामने आएगी अर्निथोगैलम। और अर्निथोगैलम को अब जब पढ़ना शुरू करो, ये रेयर मेडिसिन है कंडूरेंगू अर्निथोगैलम ना, तो ये बेसिक बेसिक रेमेडीज हैं कैंसर की। अगर हम उसको पढ़ेंगे अर्निथो को, उसमें बोरिक से, तो एक एक सिम्टम पेशेंट का मैच करता था, टायर्ड थे, नोजिया, वॉमिटिंग्स, पेन, बर्निंग, ये माउथ कॉर्नर सब कुछ। तो उसके बाद उनकी मेडिसिन चली अर्निथोगैलम और साथ में हाइड्रास्टिस मदर टिंचर। हाइड्रास्टिस क्यों? उनका डाइजेशन ठीक करने के लिए, उनका कॉन्स्टिपेटेड थी वो थोड़ी सी, और उनमें बॉडी की वाइटल जो हमारा फोर्स है उसको थोड़ा सा अप करने के लिए, क्योंकि सीए में क्या होता है कि हमारे वाइटल फोर्स बहुत डाउन चले जाती है, वीकनेस ज्यादा रहती है, टायर्ड ज्यादा रहती है। लेकिन जो मेंटली स्ट्रॉन्ग पेशेंट्स रहते हैं उनमें थोड़ा उनको वीकनेस कम महसूस होती है, मेंटली स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वो एक मोमेंट ऐसा आता है जिसमें वो एकदम से गिरते भी हैं। अगर हम उनको पहले से ही इस पैथोलॉजीज को देख लें तो वो उनका एज थोड़ा बढ़ता है और रिकवरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। एंड टिल टुडे वो होम्योपैथी पे ही है और सही भी है, और कोई उन्होंने अभी तक ये नहीं है कि उन्होंने कोई कीमो करवाई है या कुछ करवाया है, लेकिन मेडिसिन चल रही है और वो सही से है। ठीक है। और यहाँ अगर हमें देखूं कि हमें
क्यों पैथोलॉजी को ये रीड करना पड़ा यहाँ पे, अगर हम अपने आज के टॉपिक को देखते हैं ना, यही है, अगर हम एसिड को देखते हैं, एसिड के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन केस रिलैप्स हो रहा है, तो हमें अगर पैथोलॉजी सब्जेक्ट की, हमें अगर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की नॉलेज है, डिजीजेस की नॉलेज है, तो हम जरूर फाइंड आउट करते हैं कि और क्या हो सकता है कि जो पेशेंट ठीक ही नहीं हो रहा, ऐसा ऐसा क्यों है कि पेशेंट बार बार रिलैप्स होके हमारे पास आ रहा है ना। मरीज हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स तो बढ़ते हैं, अच्छा लगता है, पर फिर भी मरीज ठीक तो होना चाहिए ना, क्यों है कि वो सेम डिजीज के साथ रिलैप्स हो रहा है। अगर हम ये देखने की कोशिश करेंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, इनिशियल जैसे हमारा सीबीसी काउंट इनका बहुत बेहतर आ रहा था, हमें उनसे सीबीसी काउंट से बिल्कुल भी कोई भी मेरे को डाउट नहीं हुआ था, लेकिन एलएफटी से एल्कलाइन फास्फेट बढ़ा हुआ था, वहां से थोड़ा सा डाउट हुआ। जैसे ही हमने कुछ और उनके करवाए टेस्ट, तो हमें थोड़ा थोड़ा डाउट होना शुरू हुआ। तो जैसे जैसे हम इन्वेस्टिगेशन आगे आगे करवाते रहेंगे, डिजीज की नॉलेज होएगी, पैथोलॉजी की नॉलेज होती है, तो हम मरीज के रूट तक पहुंचते हैं, जिसमें हम उसको रिकवरी का एक रास्ता दिखाते हैं। और मेडिसिन सिलेक्ट करने का फिर से वही तरीका मैं बताऊंगी कि वही मेडिसिन पिक कीजिए जो उस ऑर्गन तक और उस ऑर्गन की पैथोलॉजी को भी रिकवर करे। सिर्फ ये नहीं कि हमने ये देखना है कि ड्यूडेनम पे कौन कौन सी मेडिसिन काम करते हैं या स्टोमक पे कौन सी करते, 100 मेडिसिन होंगी, तो हम कैसे पिक करेंगे। हमने वो देखनी है जो स्टोमक में ड्यूडेनम पार्ट पे या स्टोमक पार्ट पे साथ में कैंसर को भी रिकवर करे, और जो सिम्टम्स वो दे रहे हैं, चाहे वो कॉमन सिम्टम्स हैं, लेकिन वो रिकवर करे एटलीस्ट, तो वो उसका सिम्लिमम है। ये बेस्ट तरीका है इस पैथोलॉजी, अगर आपने पेशेंट्स देखने हैं, उस चीज को समझने का। ठीक है जी, ये हमारा सेकंड एक एग्जांपल थी, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। तो तीसरा केस एक और शेयर करने जा रही हूँ। मानसी वो करना बेटा, वो ओवेरियन ट्यूमर का केस था, और इतना फास्ट वो रिकवर हुआ। मानसी उनकी पहली रिपोर्ट करना बेटो। जी। ये रेफर केस था, मैं हॉस्पिटल में थी, तो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट ने हमको रेफर करा था हमारे डिपार्टमेंट में, ये बोल के कि मरीज पुअर है, वो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता। तो अगर आप डील कर सकते हैं ऐसे केसेस में, तो आप प्लीज प्रोसीड कीजिए। तो ये हॉस्पिटल की तरफ से ही आया हमको। अभी तक के केसेस में आप कुछ पूछना चाहेंगे? मेरे ख्याल से कुछ लोग पोटेंसीज पे बहुत ध्यान देते हैं कि पोटेंसीज कौन सी सिलेक्ट करनी होती है। पैथोलॉजिकल केसेस में देखो, पोटेंसीज में मेरा एक्सपीरियंस है, जितना हम लोअर रहेंगे उतना ज्यादा ठीक है, क्योंकि हमें रिपीट करनी है, हम सिंगल डोज नहीं दे के छोड़ सकते, हमें रिपीट करनी होती है। तो मैं 6 और 30 में बिलीव करती हूँ, रिपीटेड मेडिसिन हमें देनी ही होती है, और एक लंबे टाइम तक देनी पड़ती है। सीए के केसेस में तो हम 3 4 5 साल तक ऐसे चलते हैं केसेस, तो हायर में जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ध्यान सिर्फ ये रखना है, सीए के केसेस में आपने बेसिक में से मेडिसिन नहीं छोड़नी, उसके साथ आप क्या कर रहे हो, दे रहे हो, वो उस स्टेट की डिमांड है ना। जैसे इस केस में क्या था कि उनको वॉमिटिंग ज्यादा आ रही थी, वो वीक हो गए थे, एग्जॉस्ट कर रही थी बॉडी, डाइजेशन वीक हो गया, तो हमको हाइड्रास्टिस यूज करना पड़ा। लेकिन बहुत टाइम है कि हमने हाइड्रास्टिस नहीं दिया, उनको बंद करा है। कई बार हम उनको मैकफॉस 6x में भी देते थे, ऐसे डिस्टेंशन है नॉर्मल। तो उस स्टेट की डिमांड क्या है, उसकी पैथोलॉजी कौन से लेवल पर आ गई है, ठीक है, तो वो आपकी चेंज होती रहेगी। लेकिन जो बेसिक मेडिसिन है और नहीं, तो वो चल रही है अभी तक ना उनकी। तीसरा केस शेयर करना बेटा मानसी। जी मैम। ये थर्ड केस मैं शेयर कर रही हूँ ट्यूमर्स का। ये ओवेरियन ट्यूमर था, मैरिड वुमेन है, 30s के आसपास, और काफी पुअर फैमिली से था। ओवेरियन सिस्ट एडिनोमा, यहाँ पर इसको एडिनेक्सल
सोल भी बोलते हैं। कर रही हो बेटा? हाँ किया है मैम, हम्म, किया है, मैंने शेयर किया है। नहीं दिख रही मुझे। दिसत नहीं है मैडम रिपोर्ट। वरुंदा ऑर्निथोगैलम, पहले कॉन्जुरेंगू पे थी लेकिन अब वो ऑर्निथोगैलम पर है। हाँ जी, ये सेकंड रिपोर्ट है बेटा, ये फर्स्ट वाली दो, ये सेकंड है बेटा, ये फॉलोअप में है, आप पहली वाली दो। हाँ जी जी। ये फिर तुम वही दे रहे हो, ये सेकंड फॉलोअप दे रहे हो आप, फर्स्ट फॉलोअप दे रहे हो आप, पहली रिपोर्ट भेजो बेटा। एक मिनट है। बैग की सारी तो घूमनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल है। और ये दिख रहा है? ये अभी वही आ रही है बेटा। SI की है और SBL की। नहीं, ये पहली वाली है। नहीं, मुझे वही दिख रही है, श्री रघुनाथ हॉस्पिटल लिखा होगा ऊपर, हाँ जी। मुझे वही दिख रही है फिर अभी तक। इथे आधीच दिसते मॅडम, ते नाही दिसत आहे चेंज. आ रही है? रिपोर्ट पढ़ो प्लीज एक बार, इंप्रेशंस में जाइए, लेफ्ट एजिनेक्सल सोल, हाँ जी दिस वन, एंड ओवेरियन सिस्ट एडिनोमा, और साथ में क्या है, माइल्ड एसाइटिस है इनको, है ना। ये केस जब मेरे पास आया था तो ये रेफर्ड केस था, गायनी डिपार्टमेंट से आया था हमको, और ये बोला गया था कि पेशेंट बहुत पुअर है और वो ऑपरेशन नहीं करवा पाएंगे, वो नहीं उसका खर्चा ले सकते, तो आप एक होम्योपैथ के पास चल जाइए, उनके आप अगर डील कर सकते हो मेडिसिन के साथ तो देख लेना, क्योंकि उनके पास उनको लग रहा था कि नहीं हो सकता। तो जब हमने ये रिपोर्ट देखी और उसके बाद जब उन्होंने हमें हिस्ट्री दी गानी डिपार्टमेंट ने, उन्होंने ये बोला था पिछले 2-3 सालों से ये पीसीओडी का केस था, मतलब पीसीओएस था, और उनके पास ये पेशेंट किस लिए आ रहा था, डिस्टर्ब यूटेराइन ब्लीडिंग, मतलब पीरियड्स बीच में स्किप करते थे तो मरीज उनके पास आते थे, ये लेडी आती थी, और इसके 3 बच्चे थे। ये मेरे पास जब केस आया 30 की एज थी, तो पेशेंट इज फ्रॉम बिहार, तो वो मरीज नहीं कैरी कर पा रहा था कि मैं इतना खर्चा कैरी करूं, और 3 बच्चे हैं उनके जब मेरे पास आए, पीसीओडी का केस था और उनको ब्लीडिंग डिस्टर्ब हो रही थी, कभी 2 महीने 3 महीने 4 महीने ऐसे स्किप हो जाना, जब ये आते थे गायनी के पास, वो हार्मोन्स पे डालते थे, पीरियड स्टार्ट होते थे, टेस्ट करवा लेते थे, पीसीओडी गया। जो हमको ये रिपोर्ट मिली गायनी डिपार्टमेंट से कि पीसीओडी ठीक हुआ है 2-3 बार, लेकिन अब इनको ओवेरियन ट्यूमर हुआ है। ओवेरियन ट्यूमर की हम अगर हिस्ट्री पीछे पढ़ते हैं कि कॉजेशंस में हम क्या देखेंगे, या तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस या रिपीटेड पीसीओएस है किसी भी ऑलिव, तो क्या होता है कि एक समय पे वो सिस्ट टिश्यू के साथ मिलके एक ट्यूबर, एक कैल्सिफिकेशन को क्रिएट कर लेते। अब इसमें साथ में क्या, एसाइटिस, अगर हम ओवेरियन ट्यूमर्स को रीड करते हैं, उनके सिम्टम्स रीड करते हैं, तो कॉमन सिम्टम्स आते हैं, ब्लोटिंग हो जाना, पेन रहना, टेंडरनेस रहनी पेट पर, थोड़ा बहुत नॉजिया रहना, और डाइजेशन वीक हो जाना, है ना, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, ये भी एक के प्रेशर पड़ता है उसका, और यहाँ पे तो ये 6 सेंटीमीटर है, काफी बड़ा वो था उनके ना, तो ये प्रेशर पड़ेगा आपके ऑब्वियसली ब्लैडर पर, तो आपको वो भी इश्यू रहेगा कि इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन भी है, और कई बार आपको कॉन्स्टिपेटेड भी हो जाते थे। तो ये कॉमन सिम्टम्स हमें ट्यूमर्स के मिल रहे हैं। अब इसमें वही है कि पेशेंट कुछ नहीं बता रहा कि क्या हिस्ट्री है, कब से है, उनको नहीं पता कि मेरे को पीसीओडी था, कि मुझे क्या दिया जा रहा है क्या नहीं दिया जा रहा, तो हमने ट्रीट कैसे करना है। अगर हम मटीरिया में देखना शुरू करेंगे मेडिसिन, तो ओवेरियन ट्यूमर्स की अगर मेडिसिन निकालते हैं तो मेडिसिन कुछ जो बाहर आती हैं उसमें अगर सिमलियम चेक करते हैं तो एपिस्मेल, आप एक बार बोरिक से रीड करना, एपिस्मेल में क्या है, ओवेरियन ट्यूमर है, ओडीमा है, पेट में सारा उनका भरा पड़ा था, टेंडरनेस थी, ब्लीडिंग तो अपसेट होनी ही होनी है, अगर जब ये आएगा तो सारे सिम्टम्स आपको सारे के सारे वहां मिलते हैं अगर आप इसका मटीरिया पढ़ते हैं।
लैक्सिस एक और मेडिसिन है और 2-4 आपको मिल जाएंगी, लेकिन हमको मोस्ट सुटेबल जो सिमलीवम है हमको वो टच करनी है यहाँ। तो इनको सिर्फ एपिस दी है, और आप डेट देखिए, ये है आई थिंक दिसंबर कौन सा दिसंबर है देखना, 5 दिसंबर 6 दिसंबर। और सेकंड रिपोर्ट दिसंबर। आप शेयर करो। जी दिख रहा है। सेकंड रिपोर्ट की डेट देखो, 25 जनवरी। क्योंकि ये हॉस्पिटल के जब पेशेंट्स हमारे पास रेफर होते हैं तो उनके फाइल्स रेडी होती है ना, एवरी मंथ या एवरी 2 मंथ्स पे उनका सब टेस्ट होना ये सब होता है। तो ये अगले महीने हमने जब चेक कराया 25 जनवरी को, तो अगर आप देखते हो इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ क्या आया हमको, माइल्ड माइल्ड। फ्लूइड है पाउच ऑफ डगलस में ना। यस। आप देखो कि कितनी अच्छी रिकवरी है 2 महीने में। सिर्फ समझना यही था कि कहाँ से आया और वो कौन सी मेडिसिन जो उस सिमलिमम को टच करे, उस डिजीज की सिमलिमम को, उस डिजीज की स्टेज को। ओवेरियन ट्यूमर 6 का है, 6 cm का है। उसकी स्टेज कौन सी थी, उसका स्टेट क्या था, वो कौन सा फेस हमको दिखा रहा है, वही मेडिसिन पिक करनी है जो उस ऑर्गन पर इफेक्ट करे, और साथ में जो वो डिजीज उस समय का स्टेट दिखा रही है, जो चेहरा दिखा रही है, वो जो सिम्टम्स दिखा रही है, उस सिम्टम्स को पिक करना है। बहुत ही सिंपल चीजें हैं। एपिस पीसीओडी में बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। अगर आप देखते हैं पीसीओडी की बहुत अच्छी रेमेडी है। और अगर हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि एपिस का फंक्शंस कैसे है, कैसे क्या होता है, तो हम देखते हैं कि उसमें ट्यूमर्स भी बनते हैं, और ओवेरियन ट्यूमर बहुत अच्छे से बनता है उसमें। सिर्फ एपिस 30 रेगुलर दी है, और 2 महीने भी नहीं हुए, 2 महीने के अंदर अंदर आप रिपोर्ट देखो। तो ये सब क्या था, डिजीज की नॉलेज, और आपकी मेडिसिन की नॉलेज भी कौन सी है मेरी, वही डिजीज वाली, तो वो कौन से कहाँ काम करती है। बस माइंड मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे करते हैं डील, और इसमें कैसे जाना है। ये हमारा तीसरा केस था। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। मैडम मेडिसिन का नाम क्या था? एपिसमेल भाई, किसमें, एपिस। ओवेरियन ट्यूमर में हाँ हाँ। एपिसमेलिफेका 30 में ओके। दी है, लेकिन रिपीटेड डोज, ये जब से शुरू हुआ केस टिल लास्ट डेट। क्लिनिक में जो पेशेंट्स आते हैं तो मरीज जल्दी रिपीट नहीं कराते अपने टेस्ट, हम बोलते भी रहेंगे समझाएंगे भी तो वो थोड़ा देरी करते हैं ना, लेकिन हॉस्पिटल के मरीज वो बहुत जल्दी करते हैं, उनको भी पता होता है कि हॉस्पिटल करवा लेता है, खुद ही जाओ करवा के आओ, फाइल्स रेडी मैम होनी होती एपिस है। हाँ जी, एपिस कितने दिनों तक दी? जिस दिन से केस स्टार्ट हुआ और जिस दिन खत्म हुआ ये मैम बीडी में या ओडी? टीडीएस। टीडीएस। थैंक यू मैम। कोई और सवाल पैथोलॉजी को लेकर, अगर किसी को कुछ भी जितना मुझे लगेगा समझाना तो। स्टोन के केसेस कैसे हैंडल करते हैं? हाँ जी, स्टोन रीनल स्टोन। रीनल स्टोन हाँ। जो मेरा तरीका है, देखो मैं ये समझती हूँ कि पहले ये समझो कि रीनल स्टोन किस तरह से बनता है, कौन सा बना है, यूरिक एसिड वाला बना है, कैल्शियम का बना है, कौन सा है ना। तो मेडिसिन भी उसी के बेस पर दीजिए। कुछ स्टोन्स यूरिक एसिड बेस्ड होते हैं, तो वहां पे वो रेमेडीज दीजिए जो यूरिक डायलिसिस वाली हो, जैसे एसिड बेंजाइक बहुत अच्छा काम करती है ना, बर्बेरिस बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन जो कैल्शियम स्टोन्स है उन पे मेडिसिन अलग आए। और सबसे बड़ी बात कि हमने ये देखनी कि इलास्टिसिटी कितनी है, यूरेटर की इलास्टिसिटी देखी है मैक्सिमम 7 mm तक है ना। अगर 7 mm तक आपका स्टोन है वो आराम से निकल जाएगा। उसके बाद का अगर स्टोन है तो हम अल्ट्रासाउंड में या हम सीटी एब्डोमेन करवाते हैं, उसमें ये देखते हैं कि स्टोन जो है उसकी पोजीशन क्या है। अगर तो वो लॉन्गिट्यूडनल, देखिए यूरेटर ये गया ऐसे आया, यूरेटर आया है ना हमारे पास ऐसे आता है, ये हमें ये थिकनेस पता है 7 mm। अगर हमारे पास स्टोन यूं आ गया इस तरह से पड़ा है, और वो स्टोन ही 12 mm का इसी तरह से है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, इस तरह से आ गया, ये हॉरिजॉन्टल आ गया ना इस तरह से,
तो वो पियर्स करेगा वॉल को। अगर वो इसी तरह से आ रहा है तो हमें उसके स्टोन की मोटाई देखनी है सिर्फ। तो ये सीटी एब्डोमेन बहुत अच्छे से आपको रिपोर्ट दे सकता है। अगर वो इसी तरह से नीचे आ रहा है तो वो आराम से आ जाएगा, ब्लैडर में इतनी स्पेस होती है कि उसको पकड़ लेगा और निकाल भी देगा, ठीक है। नहीं तो हाइड्रेंजिया एक मेडिसिन है जो स्टोन ब्रेकर है, वो रिपीट कराइए। और अगर वो वॉल को पियर्स करके आ रहा है, खराब करके आ रहा है, जख्म हो रहे हैं वहां पे, तो इन्फेक्शन भी होएगी, उसके साथ फीवर हो सकता है। वहां पे कैंथेरिस मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है, तो कैंथेरिस को एक बार वहां पे यूज करके देखना। और स्टैगहॉर्न स्टोन रहता है वो? हाँ जी, स्टैगहॉर्न कैसे? स्टैगहॉर्न किडनी में, लोअर पोल ऑफ हाँ जी, किडनी में रहता है वो। वो भी तो पियर्स खराब करेगा ना वॉल को, हाँ हाँ हार्ड स्टोन है ना। हाँ। तो हमको मेडिसिन हाइड्रेंजिया दीजिए उसमें। मदर टिंचर में। हाँ जी, हाँ जी। ओके लेकिन साइज पर ध्यान रखिए कि साइज कौन सा है, क्योंकि अगर उसने वॉल को खराब करा ना, यूरेटर की वॉल को खराब करा, तो इशू आएगा। ओके हाँ। हम कैसे देखें कि कौन सा स्टोन है, किस टाइप का स्टोन है, ये कैसे पता चले? आप चेक करवाइए रूटीन यूरिन टेस्ट करवाते हैं, उसमें ऑक्सलेट्स आएंगे, उसमें आपको यूरिक एसिड अलग से चेक करवा सकते हैं, उसमें कैल्शियम का पता लग सकता है, एपिथेलियल सेल्स कितने आए हैं, आरबीसी कितने आ रहे हैं, सब कुछ पता लग जाएगा। और यूरिक एसिड रहता है शिफ्टिंग जॉइंट्स में, उस केस में कैसा हो सकता है हैंडल करने का फिर? कैसे? यूरिक एसिड अगर रहता है तो उसमें स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना बेटा, हाँ हाँ। किडनी नहीं में चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि फिल्ट्रेशन नहीं, नहीं हो रही है आपकी यूरिक एसिड की ना। यूरिक एसिड गाउट का बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ जी, गाउट गाउट यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से गाउट का प्रॉब्लम होता है, शिफ्टिंग पेन्स रहता है। यूरिक एसिड का काउंट ज्यादा रहने से पेन्स रहते हैं तब। हाँ। तो यूरिक आर्थराइटिस। डायलिसिस की मेडिसिन दीजिए, आप सिम्टम्स कलेक्ट कीजिए ना। जैसे यूरिक एसिड बढ़ेगा तो होगा क्या, देखो, रेडनेस रहेगी, पेन रहेगा, यूरिन में स्मेल आ सकती है। तो मेडिसिन लीडमपॉल देखो बहुत अच्छे से काम करती है। अगर यूरिक एसिड स्टार्ट ही हुआ है बॉडी में बढ़ना, तो सबसे पहले पेन्स कहाँ होते हैं? टोज में शुरू होते हैं। ओके तो लीडमपॉल बहुत अच्छी रेमेडी है। और अगर उसको यूरिन में से ही पास आउट हो रहा है, तो फिल्ट्रेशन का इश्यू आ रहा है, तो वहां पे एसिड ब्रिंजाइक, बर्बेरिस दीजिए। बहुत सारी मेडिसिन है यूरिक डायलिसिस वाली, तो वो तो पेशेंट अपने सिम्टम्स, कॉल्चिकम मेडिसिन है, बहुत बहुत मेडिसिन है यूरिक एसिड वाली। तो मरीज सिम्टम बताएगा तो उसी के हिसाब से लीजिए। फिजिकल सिम्टम अब एक्यूरेसी के साथ उठाओ। ओके ओके थैंक यू। या एक सिंपल, एक मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती होती हूँ, आप एक सिंपल सा वर्ड ले लीजिए, यूरिक डायलिसिस। उसके अंदर जितनी भी मेडिसिन है उसको एक एक करके पढ़ना शुरू करो। ओके मेडिसिन भी याद हो जाती हैं और हमें पता भी लग जाता है कि ये किस तरह से रिएक्ट करेगी, सिम्प्लिमम क्या आ रहा है हमारा। ओके थैंक यू। कुछ और क्वेश्चन बच्चों? मानसी, कोई और क्वेश्चन है बेटा? किसी को है कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के स्टिफनेस के लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रिमेटिक अर्थराइटिस को भी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है बेटा वो तो, लेकिन उसमें भी आप सिम्टम्स ही पिक करोगे, कहाँ पे है, उसके टेंडन्स इन्वॉल्व है, कार्टिलेज इन्वॉल्व है, उसकी बोन्स इन्वॉल्व है, वो तो हमको एटलीस्ट पता होना चाहिए ना। हाँ तो मेडिसिन भी वही पिक कीजिए। ओके इस पे एक पूरा लेक्चर रख लेना मानसी कभी भी, जॉइंट पेन्स पे ना, ये रिमेटिक अर्थराइटिस वाला तो जॉइंट पेन्स। सर ने लिया है। हाँ जी, लियाकत सर ने लिया है रोमेटॉइड आर्थराइटिस का। ओके, नहीं पैथोलॉजिकल वे से। हाँ, पैथोलॉजिकल वैसे नहीं हुआ। ठीक है, जी जी। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें यही देखना है बेटा कि आपने उठाना क्या है और वो मरीज हमको बता क्या रहा है। अर्थराइटिस से कौन से पार्ट्स में पेन हो रहा है,
उसके कार्टिलेजेस में इशू है, टेंडन्स में है, या उसके बोन्स में इशू आ रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, तो मेडिसिन भी वैसे ही आएंगी बाहर। जैसे कुछ को रेमेटिक अर्थराइटिस में मैं देखती हूँ फ्रोजन शोल्डर लेडीज में बहुत जल्दी होता है, उसके लिए जैसे एरिस्टोलोकिया हो गया, नक्स मॉस हो गया, कलकेरिया फॉस हो गया, स्पेसिफिक रेमेडीज हैं जो वही काम करेंगी उस डिजीज के उस चेहरे पे, उसी फेस पे, उसी स्टेट में, है ना। ब्राइनिया बहुत अच्छा काम करती है, पल्सेटिला बहुत अच्छा काम करती है, जहाँ पे फ्यूजन हो साथ में, जिसमें सीरस जो उसका फ्लूइड होता है ना, वहां पे इशू होता है, जिसमें सीरस मेम्ब्रेन आपकी डिस्टर्ब हो जाए जॉइंट्स की। अगर बोन स्पाइल हो रही है तो हमको मेडिसिन फिर चेंज करनी पड़ेगी, जैसे फॉर्मिका रूफा आ गई है, बहुत, तो और अलग अलग कलकेरिया फ्लोर आ गई है। कोई और सवाल? हेलो, किसी को कोई क्वेरी है पूछ लीजिए मैम को। नहीं है तो फिर हम लोग वाइंड अप करते हैं। 21 से हम अपना एक पेड ग्रुप स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पैथोलॉजीज ही डिफरेंट डिफरेंट, जैसे डिप्रेशन हुआ, जॉइंट पेन्स हुआ, कैंसर्स हुए, पीसीओडी हुआ, ऐसे कुछ टॉपिक्स हमने रखे हैं 8-10। और मैं और डॉक्टर योगेश वो 15 दिन के लिए शेयर करें, अपनी जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को किसी को भी ज्वाइन करना होगा तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। कोई क्वेरी हो तो प्लीज। अभी एपिडेमिक कंजक्टिविटीज का चालू है ना, वायरल कंजक्टिविटीज, हाँ जी, हाँ जी, रेडनेस ऑफ आईज, हाँ जी, कंजक्टिविटीज, वायरल Conjunctivitis। कंजक्टिविटीज एपिडेमिक हाँ चल जी, रहा है ना। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो कैसा अप्रोच करने का फिर? उसमें कैसे मेडिसिन देखनी है? हाँ। सिम्टम्स बेस्ड ही मेरा तो फिर वही है कि आप सिम्टम्स उठाइए। हमारे इधर तो अर्जेंटम नाइट्रिकम आ रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि आंखों की चिपचिपाहट बहुत ज्यादा है। हम्म, ठीक है ना। अगर किसी का वाटरी है, लैक्रिमेशन सिर्फ, तो मेडिसिन चेंज हो जाएगी, जैसे यूफ्रेसिया चले गई या एलियम सिपा चले जाती है। अगर रेडनेस बहुत ज्यादा है आपको और पेन है, हेडेक है, थ्रॉबिंग है, तो बेलाडोना आ गया। एकोनाइट की स्टेट तो निकाल के ही मरीज हमारे पास पहुंचता है, फर्स्ट स्टेट में तो हमारे पास कोई आता ही नहीं है ना, तो एकोनाइट का तो मतलब ही नहीं रहता। अगर हम्म, सूजन बहुत है, ओडीमा आ गया आंख में, तो एपिस आ जाती है। अगर आपको इसका निकालना है कि कौन सी रेमेडी है जो होने भी ना दे, है ना, तो वो आपको हाँ। अपने आसपास के सिम्टम्स कलेक्ट करने पड़ेंगे कि किस तरह के सिम्टम्स ज्यादा आ रहे हैं, तो वही रेमेडी आपको बचा सकती है। ओके ओके। लेकिन डिजीज की मेडिसिन के साथ साथ हमको उसकी मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना पड़ता है। जैसे ये सीए के मैंने एसिडिटी का बताया, तो उसमें हम अगर बेशक हम सीए की मेडिसिन दे रहे हैं, उसकी एसिडिटी रिकवर होगी, लेकिन अगर हम मैनेजमेंट नहीं करेंगे उसका, हमें नहीं पता होगा हमने उसको क्या खाने को देना है, क्या नहीं खाना है, उसको रखना कैसे है, तो रिलैप्सिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं और पेन्स बढ़ते हैं। कुछ पैथोलॉजीज इतनी डीप होती हैं कि उसकी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है उसको। तो हमको पता होना चाहिए कि जितने भी एसिडिटी वाले पेशेंट्स हैं, हमको उनको बेसिक फूड देना है ना। तो हमें निकालना होगा एसिडिक फूड उसके अंदर से, उसके खाने में से। अगर पाइल्स है, किसी को हेमराइड्स है और कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहती है, तो हमको पता है कि हमको उसको कार्ब्स देने हैं, फाइबर्स किस तरह से देने हैं, कितना फूड देना है ना। वी शुड नो कि उसको कितना, उसका डाइजेशन कैसा है, क्योंकि हर मरीज का अलग होगा। 10 मरीज आएंगे एक ही बीमारी के लिए, एक ही साथ नहीं आते, एक ही फेस नहीं लेके आएंगे। किसी का कॉन्स्टिपेशन ऐसे होता है जिसको 2 दिन बाद पॉटी आती है, किसी का ऐसे है कि उनको हार्ड आता है स्टूल, किसी का ऐसा है कि इनफेक्चुअल अर्जी रहती है, लेकिन मोशन डेली हो रहा है।
तो हमको देखना। और कुछ मैं और भी बताऊं, कॉन्स्टिपेशन में हम लोग एक कई बार डॉक्टर्स, मैं बोलती हूँ स्टूडेंट्स को अपने, कि हम लोग ये समझते हैं कि उसको स्टूल पास मुश्किल से हो रहा है तो वो कॉन्स्टिपेशन है। कई बार क्या होता है कि मसल्स वीक होते हैं हमारे, रेक्टल मसल्स, है ना। तो हमको वहां पे मतलब मेडिसिन कौन सी पिक करनी है रेक्टल मसल्स के लिए, पता कैसे लगेगा आप कि आपको ये कॉन्स्टिपेशन नहीं, आपके मसल्स वीक हो रहे हैं? क्योंकि वहां पे स्टूल पास करने के लिए हमें एक स्ट्रेस देना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, लेकिन स्टूल इजीली पास हो जाता है। जैसे एलुमिना है ना, वो वाली मेडिसिन देनी है हमके जिसमें मसल्स आपके स्ट्रांग हो। सॉरी। यहाँ यूएसजी आप करवा सकते हैं, सीटी एब्डोमेन करवा सकते हैं, वहां से आइडिया आ जाएगा आपको कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या आ रही है। छोटे बच्चों में जैसे बहुत इशू आता है तो हम यूएसजी कराते हैं, बॉल लूप्स चेक करवाते हैं, उसमें हमें आइडिया हो जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। लेडीज में बताऊंगी एक और, लेडीज में जब भी कॉन्स्टिपेशन रहती है तो हम कई बार देखते हैं कि यूट्रस की पोजीशन रेट्रोवर्टेड होती है। वहां हम डील ही नहीं कर सकते उसको ना, वो रहना ही रहना है, वो कॉमन है उसका। या फिर टेल बोन, जिनका एक्सीडेंट होता है या कुछ भी, जिनकी टेल बोन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए, वहां पे कॉन्स्टिपेशन के चांसेस रहेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि ये डिजीज कहाँ से आई है, किधर से आ रही है, उसको हम डील कर सकते हैं या कितना ठीक कर सकते हैं, या मरीज रिलैप्स होके आएगा, या हमको इस समय कॉन्स्टिपेशन का ध्यान देना है या टेल बोन पर ध्यान देना। मैम यूरेथ्रल स्ट्रक्चर कैन बी क्योर्ड, जैसे पूछा है किसी ने क्वेरी। अच्छा जी, नहीं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में वही देखना पड़ेगा कितना, क्योंकि ये सर्जिकल इशू है यहाँ सर्जिकल पे है। ना, ये स्ट्रक्चर, ये सर्जरी वाला इशू है। ओके, यहाँ पे वो रास्ता बनाना है आपका, है ना। तो उसमें देखना ही पड़ेगा कि सिम्टम्स क्या हैं, कितना सही हो सकता है, और मरीज की स्टेट क्या है, और उसका ससेप्टिबिलिटी कितनी है हमारी दवाइयां लेने की, या उनकी बीमारी को भी कितना झेल पा रहा है। कई बार ससेप्टिबिलिटी इतनी वीक होती है कि आपको सर्जरी करवानी पड़ती है। लेकिन एक बार और बता दूं, ऐसे केसेस में अगर सर्जरी हो भी जाती है तो ये केसेस रिलैप्स हो जाते हैं। तो हम बोलते भी हैं पेशेंट को, सर्जरी हो गई है, साथ साथ होम्योपैथी खाइए ताकि रिलैप्सिंग ना हो। ओके, सो वाइंड अप करते हैं। तो थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। लियाकत भाई। लियाकत सर बिजी है, पेशेंट्स है। ओके। हाँ, so thank you madam for coming and blessing us and enriching us with your cases, and it was a really informative session to know about the pathology and how to deal with the pathological cases. So in few cases when we don't get any mental symptoms or mind symptoms, we can definitely go for these pathological symptoms and we can cure these cases also. So thank you very much on behalf of Ignited Minds by PHF, and thank you everyone for joining, and thank you my team PHF. Thank you Liaquat sir. Thank you.